morning students and welcome to your history class chapter number 1 how, when and where. In our last class we came to know about the what is history and what is the importance of the dates in our history. इसी के साथ बच्चों हमने ये जाना कि हिस्ट्री क्या होता है एंड ऑल्सो केम टू नो दैट हिस्ट्री के अंदर डेट्स का क्या इम्पोर्टेंस है। और हमने ये भी बात की बच्चों कि हिस्ट्री के अंदर डेट्स हमको ये बताती है कि पर्टिकुलर कोई इवेंट, कोई वॉर, कोई रूलर किस समय हुआ, उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री को स्पेशलाइज करने के लिए, पर्टिकुलर किसी टाइम के बारे में जानने के लिए हम लोग हिस्ट्री में डेट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमने ये भी जाना बच्चों कि हिस्ट्री के अंदर जो भी डेट्स डिसाइड की जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो इवेंट्स है, मतलब हिस्ट्री में जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट, जो चीजें, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, एक्चुअल के अंदर हम लोग उस समय, उस पीरियड में जो भी इंसिडेंट्स हुए, जो घटनाएं घटी, है ना, कौन सा वॉर कब हुआ, कब कौन रूलर बना, है ना, और उसके बाद में कब किस रूलर की डेथ हुई, ये सारी चीजें डेटेड होती हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिस्ट्री ओनली डेट से रिलेटेड नहीं है बच्चों। कहने का मतलब हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई बार देखते हैं खूब सारी डेट्स हमारे सामने आ जाती है और हम लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम इन डेट्स के बीच में फंस चुके हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर हमारी हिस्ट्री का जो मेन एम है वो डेट पर सेंट्रलाइज नहीं है बच्चों। डेट हम इसलिए हिस्ट्री पे इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि हम लोग ये जान सके कि पर्टिकुलर उस समय में क्या हुआ था। ठीक है ना, तो कहने का मतलब डेट्स हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन साथ ही अगर आप ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों की बुक्स उठा के देखेंगे तो आपको वहां पर डेट्स जो है बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो हिस्टोरियंस हैं उनका जो व्यू है डेट को लेकर वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है, हिस्टोरियंस को लगता है, जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, उन्हें ये लगता है कि डेट से ज्यादा इम्पोर्टेंस है ये जानना कि पर्टिकुलर किसी समय में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए डेट्स इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन समय के साथ साथ डेट्स के ऊपर से लोगों का फोकस हटता जा रहा है और लोग दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको याद हो तो बताया था कि हमारा नेशनल स्ट्रगल या फ्रीडम फाइट किस डेट को स्टार्ट हुई, है ना, या इंसान ने फायर का इन्वेंशन एग्जैक्टली कितने सालों पहले किया था, या व्हील का इन्वेंशन एग्जैक्टली कितने सालों पहले या किस साल में हुआ होगा, है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मुगल्स एग्जैक्टली किस डेट को रूलर बने इंडिया की। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेट फिक्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे इवेंट कोई एक ही दिन में नहीं हो गए। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ, आपको ये तो पता होगा कि जो चाय हम लोग पीते हैं, टी जिसे कहते हैं, एक्चुअल में टी इंडिया की ओरिजिन नहीं है। मतलब किसी समय में चाय के बारे में भारत के लोग जानते भी नहीं थे, ये तो चीन से आई है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जब फॉरेनर इंडिया आए तो अपने साथ में एक नया कल्चर इंडिया की तरफ लेके आए चाय पीने का, टी का। ठीक है ना, तो हम लोग ये देखते हैं, अगर मैं ये पूछूं कि सबसे पहले किस इंडियन ने किस डेट को चाय पी थी, तो आपके पास कोई जवाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एक दिन थोड़ी ना कि अचानक से ये चीजें ट्रेंड में आ गई, या भारत के अंदर या इंडिया के अंदर अचानक से टी की शुरुआत हो गई थी और सब लोगों ने टी पीना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब डेट्स के ऊपर अब धीरे धीरे हिस्टोरियन, जो बुक राइटर्स हैं, वो कम ध्यान देने लगे हैं। लेकिन साथ में आप ये भी ध्यान में रखना कि डेट फिर भी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आज के जो क्लास है बच्चों, उसमें हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक ले रहे हैं, व्हिच डेट हाउ बीन पीरियोडाइज्ड। व्हिच डेट का मतलब हिस्ट्री लिखते समय हम लोग कौन सी डेट डिसाइड करेंगे। अगर आपको कोई स्टोरी लिखनी है जो रियलिटी से जुड़ी है, जो आप अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको उस स्टोरी को लिखने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे कौन सा ईयर, कौन सी डेट चुननी पड़ेगी, तब मैं उस चीज को, उस स्टोरी को शुरू करूं। सोचना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये जानेंगे कि विच डेट इज इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री। अब देखिए बच्चों,
यहाँ पर अगर आप ब्रिटिश इंडिया की बात करें, ब्रिटिश इंडिया का मतलब कि पहले जब हिस्ट्री लिखी जाती थी तो स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा फोकस होता था पर्टिकुलर उस डेट पर जब इंडिया में, कंट्री में या दुनिया के अंदर वो कोई इवेंट हुआ था। ठीक है, अगर आप ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, अंग्रेजों से जुड़ी हिस्ट्री बच्चों आप पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हुआ था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, और लास्ट जो हमारे वॉइस रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ तक की जर्नी के अंदर कम से कम 12 to 14 गवर्नर जनरल और वॉइस राय के बारे में हम हिस्ट्री के अंदर ब्रिटिश टाइम पीरियड में पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको पता है, अगर सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपको वॉरेन हेस्टिंग नया नाम लग रहा है, आपको अगर ये ब्रिटिशर्स के नाम रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये सारे अलग लग रहे हैं, तो मैं आपसे अगर यही कहूँ कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हो चुके हैं, जो प्रेसिडेंट पढ़े हो चुके हैं, अगर उनसे हम हिस्ट्री को रिलेटेड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 साल का टाइम पीरियड कि इस साल से इस साल तक हमारे प्रेसिडेंट ये थे, इस साल से इस साल तक ये प्रेसिडेंट बने, और बाद में इस टाइम पीरियड में इस टाइम पीरियड तक ये प्रेसिडेंट बने। तो कहने का मतलब क्या, हिस्ट्री का फोकस कहाँ हो गया, हमने इंडियन सोसाइटी पर ध्यान नहीं दिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना उस पर हम हिस्ट्री को फोकस नहीं करे, हम तो सिर्फ पर्टिकुलर उस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में जब अंग्रेजों का भारत पर राज था बच्चों, तो उस समय में जो हिस्ट्री लिखी गई थी वो बेसिकली इंडिया में आने वाले गवर्नर जनरल का जो टाइम पीरियड था, है ना, गवर्नर जनरल इंग्लैंड से भेजे हुए ऑफिसर्स होते थे जो भारत को अंग्रेजों की तरफ से या इंग्लैंड की तरफ से कंट्रोल करते थे। तो इन गवर्नर जनरल्स का ये टाइम पीरियड पढ़ते हैं हम लोग कि इस डेट को ये गवर्नर जनरल बना और इसने ये काम किया। बाद में जैसे हम लोग देखें अगर तो देखते हैं कि सबसे पहले हेस्टिंग आए, उनका टाइम पीरियड देखेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं हेस्टिंग के बाद में जो है वो वेलेस्ली आए, वेलेस्ली के बाद में बेंटिक जो थे, लॉर्ड बेंटिक थे, वो इंडिया के गवर्नर जनरल बने। उसके बाद में डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, है ना, और इसके बाद में रिपन, कर्जन, हार्डिंग, ये सारे इतने सारे गवर्नर जनरल बने। तो कहने का मतलब जब आप ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ोगे तो बच्चों आप लोग यही पढ़ोगे कि इस समय ये गवर्नर जनरल था और इस गवर्नर जनरल ने ये काम किया। तो कहने का मतलब ब्रिटिश टाइम पीरियड की हिस्ट्री के समय बेसिक जो हिस्ट्री थी उसमें गवर्नर जनरल्स और कंपनी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उनकी डेट को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के ऊपर फोकस किया गया कि पर्टिकुलर कौन सा अफसर, कौन सा गवर्नर जनरल आया और किसने क्या काम किया। तो बच्चों आप जरा सोचिए कि क्या हमारी हिस्ट्री सिर्फ पर्टिकुलर उस गवर्नर जनरल के चारों तरफ ही घूमेगी। उस समय इंडिया में कई सारे लोग रहते थे, हिंदूज रहते थे, मुस्लिम्स रहते थे, जैनिज्म भी था, इंडिया की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे रह रहे थे, जो किसान थे उनकी हालत क्या थी, जो सोसाइटी थी वो किस तरह से थी, है ना, लोगों का पहनावा क्या था, लोग कैसे कमाते थे, है ना, कैसे अपनी लाइफ को जीते थे, ये भी चीजें तो हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने आपको कहा था कि आपकी दादी नानी से अगर आप पूछेंगे तो आप उस समय को अपनी लाइफ के अंदर कितने रुपए में क्या चीज मिलती थी, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोगों के आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का साधन क्या था, सब कुछ वो आपको बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की डेट जो है वो फिक्स जो हम लोग करते हैं वो पर्टिकुलर हम लोग कई बार क्या करते हैं किसी एक पर्सन को ध्यान में रखते हुए उसके चारों तरफ हम लोग उसी डेट पर चलते हैं और उसी की लाइफ से चारों तरफ रिलेटेड चीजें लिखते हैं। लेकिन हिस्ट्री में हम ये चीज भूल जाते हैं कि जब आप डेट पर पर्टिकुलर एक आदमी को, एक पर्सन को फोकस करते हुए लिखते हैं तो हम लोग उस समय के समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान तो पर्टिकुलर एक गवर्नर जनरल जो भारत आया उसने क्या क्या किया, हम सिर्फ वही बातें तो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आप देखिए बच्चों कि विच डेट, अगर हम बात करें कि कौन सी डेट को सेलेक्ट करना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए the dates we select, the dates around which we compose our history of the past are most important on their own। कई बार जब हम अपनी स्टोरी लिखते हैं, हम अपनी हिस्ट्री लिखते हैं तो सबसे पहली चीज हम जो स्टोरी हिस्ट्री लिख रहे हैं उस पर आपको देखना पड़ता है कि कौन सी डेट हमको सिलेक्ट करनी है। क्योंकि जब आप हिस्ट्री की बात करते हो तो बच्चों आप समय की बात करते हो कि हम उस समय के बारे में लिख रहे हैं, इसीलिए डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफ द पास्ट एंड दे बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वी फोकस ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एंड इंपॉर्टेंट। और डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो पर्टिकुलर हम उस टाइम के बारे में क्या क्या खास बातें थी उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो
जब आपको समय पता होगा तभी तो आप उसके बारे में लिख पाओगे, इसीलिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज देखिए बच्चों, when we write history we divide into chapters because it is to give each chapter some coherence। आप देखिए जब हिस्ट्री लिखी जाती है, आप जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि बच्चों हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो बुक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की, इसमें टोटल मिला के 4 to 5 चैप्टर्स है। हर चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने आफ्टर फ्रीडम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हिस्ट्री को चैप्टर में इसीलिए डिवाइड किया जाता है ताकि हम पर्टिकुलर किसी समय में क्या हुआ था उसको जान सके। ठीक है, इट इज टू टेल द स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। और इसीलिए हम देखें कि जो हिस्ट्री हम लिखते हैं उसको हमने चैप्टर में क्यों बांटा, ताकि उसका कुछ सेंस निकले और हम लोग उसको जो फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में जान सकें। जैसे बच्चों आप देखिए कि हम लोग कई बार देखते हैं कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग ब्रिटिश इंडिया के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम लोग बेसिकली ब्रिटिश बड़े बड़े जो गवर्नर जनरल हुए थे सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते हैं। वो उन गवर्नर जनरल्स ने इंडिया में आके क्या किया, सिर्फ वही बात करते हैं। लेकिन हिस्ट्री में इसके अलावा भी सोसाइटी, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी थी, कैसे वो जीते थे, वो कमाते कैसे थे, आने जाने के साधन क्या थे, ये सारी चीजें भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली जो चैप्टर या जो हिस्ट्री में हम लिखते हैं उसका एक सेंस निकालना होता है, हमें एक मतलब होता है जिसको हमको जानना पड़ता है। एंड इन द प्रोसेस वी फोकस ऑन दोस इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव द शेप टू द स्टोरी। और जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, जब हम स्टोरी लिखते हैं अपने पास की, तो हम लोग उसको शेप देने के लिए पर्टिकुलर कुछ घटनाओं पर, कुछ बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि पर्टिकुलर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बता सकें। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि विच डेट, कौन सी डेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है, जिस इवेंट के बारे में आपको लिखना है उससे रिलेटेड डेट हमको सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब हम आगे आ रहे हैं बच्चों ये जानने के लिए कि हाउ टू बी पीरियडाइज्ड। हाउ टू बी पीरियडाइज्ड का मतलब पीरियड, पीरियड मतलब समय या काल। तो हिस्ट्री को आप कैसे बांटोगे, अलग अलग समय में कैसे बांटोगे। बच्चों देखिए आप लोग क्लास 6 में हिस्ट्री पढ़ चुके हैं जिसमें आपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर 7th में जब आए तो आपने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब जब आप 8th में आ गए हो तब आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। अब आप कहेंगे कि मैम क्या बोल रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री क्या होती है, मेडिवल हिस्ट्री क्या होती है और मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री को, क्योंकि आपको पता है जब हम हिस्ट्री की बात करें इसका मतलब जब इंसान धरती पर आया उसके बाद किस तरह से उसके अंदर चेंज आए, और आज जो हम हैं इतना लंबा, लाखों करोड़ों साल का एक लंबा सफर है। तो इसका मतलब ये है कि करोड़ों साल लंबे इस सफर को हम लोग अचानक एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दुनिया में जगह जगह पर कई बड़े बदलाव हुए। इसीलिए हिस्ट्री को पीरियडाइज कैसे करें, मतलब हिस्ट्री को आप एक साथ नहीं कवर कर सके, इसलिए हमने हिस्ट्री को क्या किया, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से बांट दिया। तो यहाँ पर हिस्ट्री को पीरियडाइज कैसे किया जाए, तो इसमें हम देखेंगे कि इन 1817, बच्चों यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो ये बताएगा कि हिस्ट्री का डिवीजन कैसे किया गया, कैसे हम अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है 1817, जेम्स मिल, बहुत ही बड़े एक जो कह सकते हैं कि फिलोसोफर भी थे, इसी के साथ में ये पॉलिटिकल फिलोसोफर और सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे थिंकर थे, ब्रिटेन के रहने, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो बच्चों यहाँ ये आपको ध्यान में रखना है कि जेम्स मिल की बुक क्या थी, तो बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए इन्होंने ये जो बुक लिखी इसके 3 वॉल्यूम है, मतलब इस बुक के 3 पार्ट है। अब 3 पार्ट कौन से हैं, तो देखिए पहला पार्ट जो है ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इन 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो देखिए एक ब्रिटिशर्स जेम्स मिल जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक
वॉल्यूम में इन्होंने इंडिया को 3 टाइम पीरियड में बांटा। पहला टाइम पीरियड किससे जुड़ा हुआ है? हिंदू से, सेकंड मुस्लिम, और थर्ड जो टाइम पीरियड है वो ब्रिटिशर्स थे। तो देखिए इन्होंने इंडियन हिस्ट्री का डिवीजन अपने हिसाब से किया, और इसके लिए इन्होंने बेस किसको बनाया? इसके लिए इन्होंने धर्म को चुना, मतलब रिलीजियन बेस पर इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को सब डिवाइड कर दिया। अब बच्चों आपको तो पता है कि बेसिकली इंडिया के अंदर रहने वाले हम लोग वैदिक कल्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। जब ऋग्वेद सामवेद लिखे गए थे, यजुर्वेद लिखा गया था, तो उस समय से इंडिया के अंदर शुरुआत से ही लोग जो है हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो जेम्स मिल ने इंडिया को जो सबसे पुराना समय था उसको हिंदू टाइम पीरियड का नाम दे दिया। बाद में जब ये कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेंटर्स या मुस्लिम जो थे वो इंडिया आए, जैसे हमने आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा कि जो बाबर, इसके अलावा आपने हुमायूं के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा, जहांगीर के बारे में पढ़ा, शाहजहां, और उसके बाद में औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो भारत का समय क्या हो गया? मुस्लिम टाइम पीरियड में बढ़ गया। और मुस्लिम जब चले गए तो मतलब मुस्लिम्स के बाद में ये कह सकते हैं कि जब अंग्रेज इंडिया आए और जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने भारत पर कंट्रोल किया, तो वो समय क्या कहलाया? ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पर हिंदू टाइम पीरियड, मुस्लिम टाइम पीरियड और ब्रिटिश टाइम पीरियड। तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर 3 पार्ट में, 3 वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया। तो ये तो इनका नजरिया था, इन्होंने अपने हिसाब से इंडियन हिस्ट्री लिखी, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं व्हाई डू वी डिवाइड हिस्ट्री? टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल फीचर। अब सिंपल सी बात है बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जेम्स मिल ने जब इंडियन हिस्ट्री बुक लिखी तो इसने इसको डिवाइड क्यों किया? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी एक समय के बारे में, बच्चों में बता चुकी हूँ कि हिस्ट्री में किस समय से क्या हुआ, हिस्ट्री में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए या उस समय के मेन फीचर्स क्या थे। अगर मान लो बच्चों हम लोग बात करें प्राचीन काल की, एंशिएंट इंडिया की, तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि एंशिएंट इंडिया में बेसिकली सोसाइटी कैसी थी, तो आप लोग कहेंगे कि लोग जो थे बेसिकली हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे, लोग यज्ञ हवन करते थे, यजन्स करते थे और वैदिक कल्चर को फॉलो करते थे। अब बाद में अगर मैं कहूँ कि आप अब मुझे ये बताइए कि जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश जब भारत आए तब से लेकर जब अंग्रेज भारत से चले गए तब तक की कहानी सुनाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब पर्टिकुलर किसी समय के मेन फीचर क्या थे, मतलब उस समय की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, आने जाने के साधन क्या थे, लोगों की कमाई का साधन क्या था, मतलब लोग पैसा कैसे कमाते थे, क्योंकि बच्चों उस समय इंडस्ट्रीज तो होती नहीं थी। तो कहने का मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम के बारे में जानने के लिए, उस टाइम के सेंट्रल फीचर्स के बारे में जानने के लिए हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। लेकिन जेम्स मिल ने जो डिवीजन यहाँ किया उसमें अगर हम देखें, in his idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization। तो अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें, ब्रिटिश इंडिया का मतलब बच्चों मेरा यहाँ पर अंग्रेजों के समय से है। अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि हम जब भी ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जितनी भी प्रोग्रेस हुई, जो भी सिविलाइजेशन हुआ, मतलब भारत के अंदर जो रेलवे लाइन बिछी, या जो कह सकते हैं कि कई सारी पुरानी और बुरी प्रथाएं थी, कई सारे सोशल रिफॉर्म हुए, एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन शुरू हुई, इसी के साथ में वेस्टर्न कल्चर भारत आ गया, मतलब विदेशी पहनावा, विदेशी खान पान। और आज जो हम ये इंग्लिश मीडियम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये किसकी देन है? ये अंग्रेजों की देन है। तो ये जो प्रोग्रेस का जो टाइम पीरियड था वो हम लोग ब्रिटिश बुक के अंदर ब्रिटिश इंडिया में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्केस्ट। अब ब्रिटिश इंडिया का टाइम पीरियड तो बड़ा अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड माना गया है ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो अपने साथ नए नए आइडियाज लाए, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे तो आपको पता है बच्चों की यहाँ पर मुगल एम्परर जो थे, जो मुगल शासक थे, उनका राज था। हमने अकबर पढ़ा, औरंगजेब पढ़ा, हुमायूं पढ़ा, जहांगीर पढ़ा, शाहजहां पढ़ा है। आपने देखा कि इनके टाइम में भी तरक्की हुई, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स को लगता है कि भारत के अंदर कल्चर की कमी थी, लोगों के अंदर रहने के तरीके की कमी थी, लोग अंधविश्वास को फॉलो करते थे, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, इंडिया के लोग अच्छे वेल कल्चर्ड नहीं थे।
तो कहने का मतलब हम लोग देखते हैं कि मिल जो ये है जेम्स मिल, इनको लगता था कि अंग्रेजों के इंडिया आने से पहले इंडिया की हिस्ट्री कुछ नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोग ना तो सभ्य थे और ना ही अच्छे संस्कार थे इनके अंदर। तो इनको वेल कल्चर्ड बनाने का हम लोगों को या इंडियंस को कह सकते हैं कि तमीज सिखाने का काम जो है वो किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया। ऐसा कौन मानते हैं? जेम्स मिल का कहना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है? क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरी वर्ल्ड में सबसे एंशिएंट कल्चर माना जाता है इंडिया का, दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कार जो मिलते हैं हमको, है ना? तो इंडिया की हिस्ट्री सबसे गोल्डन हिस्ट्री है बच्चों वर्ल्ड की, ठीक है? लेकिन इन लोगों के ब्रिटिशर्स के सोचने का तरीका बहुत अलग था, ठीक है? इसी के साथ में इसीलिए जेम्स मिल ने इंडिया का जो ब्रिटिश टाइम पीरियड से पहले का जो टाइम है उसको डार्कनेस कहा है, मतलब अंधकार कहा है, जब कोई प्रोग्रेस इंडिया के अंदर थी ही नहीं, ठीक है? अब देखते हैं मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन द इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब बच्चों अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर जेम्स मिल ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को बांटा है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश टाइम में, इससे अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, दिस डिवीजन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। अब यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, आप जब भी बुक में तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जेम्स मिल जो थे उन्होंने ब्रिटिश टाइम पीरियड या इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन द इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। बच्चों बेसिकली इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग वो टाइम पीरियड पढ़ते हैं जब इंसान जंगलों में रहता था, केव्स के अंदर रहता था, शिकार करता था, जानवरों की तरह जो लाइफ थी वो एंशिएंट हिस्ट्री है। उसी के साथ हम लोग जो सिविलाइजेशन है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सारा पढ़ते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री में बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि वो टाइम पीरियड पढ़ते हैं जब इंसान ने या ह्यूमंस ने कह सकते हैं कि कम्युनिटी के अंदर मिलकर रहना सीख लिया, एग्रीकल्चर करना सीख लिया। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स के भारत आने के बाद का टाइम पीरियड। तो इस तरह से टाइम पीरियड डिवाइड है, ठीक है? व्हेन द मॉडर्न पीरियड वाज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। बच्चों इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि हमारी कंट्री का जो मॉडर्न टाइम पीरियड है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें इकट्ठी करते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी चीजें आती है। तो फिर मेडिएवल हिस्ट्री के अंदर जो है क्या आएगा? तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो ये खासियत है, साइंस है, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी, वो टाइम पीरियड ये तीनों ही चारों ही चीजें इंडियन हिस्ट्री में नहीं थी। जब लोगों के अंदर इक्वालिटी नहीं थी, जब भारत के अंदर लिबर्टी, लोगों के पास आजादी नहीं थी, इसी के साथ में जब इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, उस टाइम में क्या किया गया? मेडिएवल हिस्ट्री किया गया। तो इस तरह से हमारी कंट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं मेनी हिस्टोरियन रेफर्स टू द मॉडर्न पीरियड एज द कॉलोनियल पीरियड। अब बच्चों ये कॉलोनियल पीरियड क्या होता है? हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री है उसमें जो ब्रिटिश टाइम पीरियड है उसको कॉलोनियल पीरियड कहा गया है। अब हिंदी के अंदर तो कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेश, और अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बच्चों आपको समझाऊं तो कॉलोनियल का मतलब है कि एक पावरफुल कंट्री जब किसी वीक कंट्री पर या किसी दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल कर लेती है, मतलब एक देश जब दूसरे देश पर राज करता है तो वो जो कमजोर देश है, जो गुलाम बन चुका है, उसे कॉलोनियल या कॉलोनी कहा जाता था, ठीक है? अब अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आप देखेंगे व्हाट इज कॉलोनियल? ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, कंट्रोल ओवर द नवाब्स एंड रूलर्स। अब आपको बच्चों ये तो पता ही है कि अंग्रेज जब भारत आए तो इन्होंने इंडिया को रूल करना शुरू किया और साथ में भारत के जितने भी राजा थे, जितने भी बड़े बड़े नवाब्स थे, उनको इन्होंने हराया, उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि when the subjugation
conditions one country by another lead to political and economical, social, cultural changes. We refers to the process as colonization. कहने का मतलब जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अपना रूल का कहता है कि कंट्रोल कर लेती है, तो वहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंज होते हैं। जैसा आप देखिए बच्चों, भारत में आए अंग्रेज, और जब अंग्रेज भारत आए तो उनकी जो कल्चर था, उनकी जो सोसाइटी थी, उसका असर आज भी हमारे इंडिया के ऊपर आप लोग देख सकते हो। तो ये जितने भी चेंजेस ब्रिटिशर्स के आने के कारण भारत में हुए, ये इंडिया का कॉलोनियल टाइम पीरियड था, जिसको हम अंग्रेजी या ब्रिटिश टाइम पीरियड कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कॉलोनी का मतलब किसी पावरफुल कंट्री द्वारा, या जब कोई पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अपना रूल कर लेती है, कंट्रोल में ले लेती है, तो उसे कॉलोनी कहते हैं या कॉलोनियल टाइम पीरियड कहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। साथ में ध्यान दीजिएगा, आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करना है, और बोर्ड पर जो भी मैं चीजें समझा रही हूँ, ये सारा काम जो रोज वीडियो में आता है वो सारा काम आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।